हेलो 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 1 2 4 1 2 4। हेलो 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 1 2 4 1 2 4। साउंड सही आ रही है बच्चों या नहीं? हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बच्चों, हम लोगों के पास चल रहा है ICAI स्टडी मटेरियल बैच। ये लाइव बैच है, पूरी तरीके से फ्री है और इसके अंदर हम लोग स्टडी मैट के जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे कवर करने वाले थे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ABC, ये 4 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और इन 3 चैप्टर का हम टेस्ट भी ले चुके हैं। टेस्ट का सॉल्यूशन भी अपलोड हो चुका है। ओके, तो टेस्ट हो चुके हैं 3 चैप्टर के, उनका सॉल्यूशन भी अपलोडेड है। अब ABC, कॉस्ट शीट और उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चलेगा, फिर उनका भी टेस्ट और सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ABC। अरे ABC नहीं, कॉस्ट शीट। टुडेज टॉपिक इज कॉस्ट शीट। बच्चों, कॉस्ट शीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, और बहुत ही आसानी से बिना बहुत ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशंस के आपको ये 10 नंबर देके जाता है। स्टडी मटेरियल के अंदर इसके सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। हर अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जनरली आ जाता है। बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, अदरवाइज आप ये मानकर चलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आपको मिल जाता है। तो 5 to 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में इसके पूछे गए हैं। एक सिंपल सोवर सा स्टेटमेंट है जो आपको याद करना होता है। उस स्टेटमेंट को याद करना भी बहुत ज्यादा आसान है। उसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। कैलकुलेशन वाला एरिया बहुत ही ज्यादा कम है इसके अंदर, और बहुत आसानी से आप इसके अंदर 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही इजीली किया जा सकता है। टाइम टेकिंग नहीं होता, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके अंदर ज्यादा नहीं होते, और 5 to 10 मार्क्स इसमें आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो आज हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी स्टडी मटेरियल में न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली पुराने लेक्चर्स के छोटा रहेगा और इसमें डाउट्स वाला एरिया भी कोई खास आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद में हमारे पास अगर आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल का अप्रोक्सीमेटली 40% हिस्सा कवर हो चुका है। उसके बाद का रिमेनिंग 60% रहेगा। डेली आ रहे हैं हम लोग इवनिंग में 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में स्टडी मैट के जो जो पार्ट हैं वो करवाते जा रहे हैं। आप लोग को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कोई भी नए लोग देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, और टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। जितने भी टेस्ट होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर होंगे। टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आप अगर टेलीग्राम पे जाकर CA नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेज डालते हैं तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके,
जी, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज ये कि जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी बात, जो बच्चे डेली रूटीन से, डेली कितने बच्चे आ रहे हैं जो डेली आकर सेशन ज्वाइन कर रहे हैं? बच्चे जो डेली सेशन में आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जो डेली सेशन में आए हैं वो कौन कौन है? ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस के लिए है ये। बिल्कुल, आईपीसीसी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे डेली आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हम स्टडी मैट को लेकर चल रहे हैं, कि आपको इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको इससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब हम अपना टाइम दे रहे हैं, सब चीजें चल रहे हैं, तो बेनिफिट आपको इससे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये जानना चाहता हूं मैं बेसिकली। हे भगवान, मतलब कम से कम 200-250 बच्चा तो डेली आ ही रहा है। जी, तो ये जो बैच लगाया है, इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चा जो कोस्टिंग से डरता है, स्टडी मैट उठाने से डरता है, पेपर को उठाने से डरता है, शाम को एक एक घंटा में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। प्लस जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए मैराथन वीडियो हमने डाली हुई है, बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, जिसने भी देखी है उसे फायदा हुआ है। और आप लोगों को इस बैच का फायदा पक्का मिलेगा। ये जैसे ही बैच खत्म होगा, फिर एफएमईको का स्टार्ट होगा अप्रैल में, तो अप्रैल 15 तक ये खत्म हो जाएगा। 16 अप्रैल से हम लोग इसको ले जाएंगे एफएमईको पर, एफएमईको 30 अप्रैल तक हम खत्म करेंगे। फिर मई के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे लाइव सेशन में करवाने वाला हूं जिसके अंदर कॉस्टिंग एफएम में आपके नंबर 100% बढ़ने निश्चित है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस में सेलेक्ट करूंगा जिन क्वेश्चंस के अंदर से ही एग्जाम में आएगा, और एग्जाम से एक दिन पहले भी हम लोग एक पूरा लाइव सेशन रखेंगे 8-10 घंटे का, वो भी पूरा इसी तरीके से चलेगा। तो हम लोगों ने ये सोच लिया है कि किसी भी तरीके से बच्चे को एग्जामिशन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और 80 प्लस मार्क्स का जो लॉबी है, 90 प्लस मार्क्स की लॉबी है, वो हमें इंक्रीज करनी है। जैसे इस बार 90 प्लस वाले हमारे पास हो गए, 7-8 बच्चे थे जिनके 90 प्लस इस बार रहे। तो अगर एक अटेम्प्ट में 7-8 बच्चा 90 प्लस स्कोर कर रहा है, तो सिर्फ 7-8 ही क्यों, अब टारगेट ये है कि कम से कम 20 से 50 बच्चा ऐसा होना चाहिए जो 90 प्लस की लॉबी में हो। और बहुत आसान है ऐसा करना, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ टीचर की मेहनत है और आपका रेगुलर बेसिस पर लगे रहना। जी, स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स को मैं बंद कर रहा हूं जिससे हम लोग अपना क्लास के ऊपर ध्यान दे सकें। और इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स को ओपन रहने देते हैं, पर आप लोग कमेंट बॉक्स को देखिएगा मत, ठीक है? फिर मेरे को बार बार वो ओपन क्लोज करना पड़ता है। जी, तो शुरू करते हैं। कोशीट एकदम सिंपल सोवर चैप्टर, मतलब बहुत ही इसका लेवल इजी लेवल है। देखिएगा क्वेश्चन जो इसके अंदर दिए हुए हैं, आप मानकर चलिए कि उन्हीं में से आने के पूरे पूरे चांस हैं, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। कोस्ट शीट के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक फुल फ्लैश परफॉर्मा दिया हुआ है। देखिएगा, स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ कोस्ट शीट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां पर मैं एक पॉइंट छोड़ रहा हूं, पॉइंट नंबर, यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 1। ओके, इसके बाद में हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे। यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 2। फिर प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 3। इसे बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। फिर हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहां पर मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर 4। इसके बाद में अगर आपके कोई भी
रिकवरी हुई है स्क्रैप से, बाई प्रोडक्ट से, मिसलेनियस इनकम, जो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करते हुए आपका कोई स्क्रैप हुआ, कोई आपका बाई प्रोडक्ट बन गया, उसकी सेल की है, आपको कोई और रिकवरी हुई है, कोई और इनकम हुई है साइड बाय साइड, फैक्ट्री के प्रोडक्शन भी चल रहा है प्लस कोई साइड बाय साइड उसी से रिलेटेड इनकम होनी चाहिए। मिसलेनियस इनकम का ये नहीं है कि आपको कहीं से रेंटल इनकम हो रही है, डिविडेंड इनकम हो रही है, उसे कंसीडर नहीं किया जा रहा। यानी प्रोडक्शन आपका चल रहा है और प्रोडक्शन के साथ में ही प्रोडक्शन से जुड़ी हुई कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे इनकम हो जा रही है। लाइक आप कोई मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं और उसका स्क्रैप है और वो स्क्रैप सोल्ड आउट हो गया, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। कोई बाई प्रोडक्ट बना, बाजार में बिक गया, तो उसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, इसके बाद में पैकिंग आएगी प्राइमरी, इसको मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 लिखता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेंगे, सीओजीएस आ जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल यहाँ पर आ जाएंगे, मार्केटिंग ओवरहेड आ जाएंगे जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा, और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, इसमें प्रॉफिट जोड़कर बेच देंगे। अब मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट बताता हूँ मैं। सबसे पहली चीज, कई बार कैरिज इनवार्ड होता है, तो अगर आपका कैरिज इनवार्ड है तो कैरिज इनवार्ड को आप मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल को आप यहां पर माइनस करेंगे, तो कैरिज इनवार्ड इसमें ऐड कर दीजिए, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल को यहां पर माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर लिखा हुआ है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो अगर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है तो वो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस होगा। अगर सिर्फ लिखा हुआ है सेल ऑफ स्क्रैप, तो हम ये मानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब हम प्रोसेस कर रहे थे, किसी प्रोडक्ट को बना रहे थे, उस टाइम पे लॉस्ट हुआ है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में से माइनस किया जाता है। तो अगर फैक्ट्री के अंदर नुकसान होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस किया जाएगा। अगर मटेरियल स्टोर में ही लॉस्ट हो गया तो कि भाई इवेपोरेट हो गया, डिटोरेशन हो गया, ऑब्सोलीट हो गया और उस स्क्रैप को बेचना पड़ा, तो वो यहां से माइनस किया जाएगा। एबनॉर्मल लॉस होगा तो यहां पर माइनस किया जाएगा, स्क्रैप होगा मटेरियल का, यहां माइनस किया जाएगा, कैरिज इनवार्ड होगा ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद में डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अगर कभी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग दे दे तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड माइनस करेंगे, जो हम जनरली फॉलो करते हैं अकाउंट के अंदर। इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड आते हैं, तो सीधे फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फैक्ट्री के खर्चे बता दे, रेंट ऑफ फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। इसके बाद में हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। बाकी सारी चीजों के नाम कॉपी पेस्ट नाम लिखे हुए मिलते हैं, जिन चीजों के अंदर आपको नाम के अलावा कोई और चीज मिल सकती है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो आपके एडमिन ओवरहेड हैं, एग्जामिनर क्लियर लिख के देगा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो यहां लेंगे, और लिख कर देगा जनरल, तो नीचे लेंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन साइलेंट रहता है, तो अगर साइलेंट रहता है तो आपके पास एजम्पशन लेने का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एजम्पशन ले लें, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात, अगर एडमिन ओवरहेड लिंक कर दिए परसेंटेज टू फैक्ट्री कॉस्ट, तो देखिए फैक्ट्री कॉस्ट यहां पर है, इसका कह दिया कि एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, तो इसका मतलब इससे जुड़ी हुई चीज है, तो उसको हम रिलेटिंग टू प्रोडक्शन मानेंगे। तो अगर एडमिन ओवरहेड को रिलेटेड टू फैक्ट्री कॉस्ट बोल दिया, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया, तो हम इसको लेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर फैक्ट्री एडमिन ओवरहेड इन्होंने बोल दिया 10% ऑफ सीओजीएस, तो सीओजीएस से अगर लिंक करेगा तो इसका मतलब आगे का आइटम है, सीओजीएस के बाद वाला आइटम है, तो हमें ये देखना होगा कि लिंक किससे किया है। ऐसे ही अगर बोल दिया एडमिन ओवरहेड ₹5 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है, अगर लिखा है प्रोड्यूस्ड, तो अगर प्रोड्यूस्ड से रिलेटेड है तो हम प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे, और अगर सोल्ड से लिंक है, एडमिन ओवरहेड ₹5 पर यूनिट सोल्ड, सोल्ड लिखा हुआ है, तो हम फिर सीओजीएस के बाद वाला पार्ट मानेंगे। तो एडमिन ओवरहेड के लिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर फैक्ट्री कॉस्ट से लिंक किया, फैक्ट्री ओवरहेड से लिंक किया तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानेंगे, अगर सीओजीएस से लिंक किया तो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन यानी जनरल मानेंगे। अगर क्वेश्चन ने कहा पर यूनिट एडमिन ओवरहेड है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पर, तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना जाएगा, और अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बेसिस पर है तो
आफ्टर COGS आएगा, जनरल ओवरहेड माना जाएगा। ओके, इसके बाद में है पैकिंग प्राइमरी। पैकिंग दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी पैकिंग इन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया, सेकेंडरी पैकिंग यहां पर आती है, सेकेंडरी पैकिंग। तो सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा और प्राइमरी पैकिंग आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास एक पेंसिल है, तो अब ऊपर से अगर ऐसे देखने में खराब लग रही है तो इनको लगा कि इसके ऊपर एक कैप लगा देनी चाहिए, तो कैप इसका इसेंशियल आइटम हो गया, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव पैकिंग हो गई। तो प्रोटेक्टिव पैकिंग प्राइमरी पैकिंग में आएगा। अब इस पेंसिल को एक डिब्बे में सजाकर मैं आगे भेजता हूँ, तो डिब्बे में सजाकर आगे भेजता हूँ तो उसके ऊपर लिखा होगा एप्पल आई पेंसिल, इस तरीके से कुछ लिखा होगा, तो वो जो डब्बे में पैक करके भेजा है वो सेकेंडरी पैकिंग में आता है। तो जब प्रोडक्शन होता है ये वाली पैकिंग तो यहीं पर हो जाएगी, लेकिन जो डब्बे वाली पैकिंग है वो सेल करते टाइम पर हुई होगी। ऐसे ही जैसे हेयर ऑयल लेते हो आप, हेयर ऑयल परचेज करते हो, तो मुझे बताइए हेयर ऑयल एक शीशी के अंदर होता है, वो जो शीशी होती है वो प्लास्टिक बोतल हो सकती है, वो गिलास की बोतल हो सकती है, कोई भी इस तरह से हो सकता है, शीशी बोलते हैं उसको। तो जो हेयर ऑयल है वो शीशी में इसलिए है कि अगर शीशी के अंदर नहीं होगा तो बिखर जाएगा, उसको कैरी कैसे करेंगे, तो प्राइमरी पैकिंग में आएगा। मैंडेटरी है, जब तक वो उसके अंदर नहीं होगा, जब तक एक शीशी नहीं होगी, तब तक ऑयल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, उसके बाद उसको एक बड़े से डब्बे में पैक करेंगे, उसके ऊपर MRP वगैरह सब चीजें लिखी होंगी, लेवल्स लगे होंगे, एड लगा होगा, लिखा होगा लगाइए वाला तेल और आपके बाल होंगे सुनहरे, इस तरह से बातचीत लिखी होगी कुछ, तो वो सेकेंडरी पैकिंग का पार्ट है। ऐसे ही आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो तो कोल्ड ड्रिंक की कैन परचेज करिए, बोतल परचेज करिए, वो प्राइमरी पैकिंग का पार्ट है, क्योंकि बिना उस कोल्ड ड्रिंक के कैन के, बिना उस प्लास्टिक बोतल के कोल्ड ड्रिंक को आप कैरी नहीं कर सकते, तो इसे प्रोटेक्टिव पैकिंग या प्राइमरी पैकिंग कहते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इसके बाहर नहीं निकल सकता। और जो कोल्ड ड्रिंक पूरा डब्बा, जिस डिब्बे में, जिन बॉक्स के अंदर पैक होकर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर पर, एक शहर से दूसरे शहर में जाएगी, वो सेकेंडरी पैकिंग के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट शीट के पॉइंट थे जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली इलस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल सोवर सी इलस्ट्रेशन है। Following data relate to manufacture of a standard product during the month of April. Raw material, direct wages, machine hours worked, machine hour rate, admin overhead general, selling overhead per unit, unit produced, unit sold, sale price. अब ये देखिए, ये 5 नंबर की वर्ड्स रखने वाला क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट, कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, प्रॉफिट फॉर द मंथ निकालिए। तो नीचे आंसर दिया हुआ है, मैं यहां पर पहले आपको साथ के साथ बता देता हूं। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ये हमारे पास हो जाएगा 2,70,000। इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिए, रिकवरी रेट का तरीका दे दिया, मशीन आवर्स वर्क और मशीन रेट, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गए 80,000। एडमिन ओवरहेड जनरल है, यानी नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो इसे अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 3,50,000। ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट भी बनी और यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बना, ठीक है जी, 350 आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है कि हमने यूनिट बनाई है 4,000, बेची हैं 3,600, तो 3,50,000 है मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि फीफो लगाएं, लीफो लगाएं, वेटेड एवरेज लगाएं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक ना होने पर एक ही मेथड लगता है, वो है वेटेड एवरेज। रीजन, आपने 4,000 यूनिट 350 की बनाई, ओपनिंग कुछ है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आपका बचेगा 400 यूनिट का, तो ये आपके पास सीधा 35,000 रुपए का आ जाएगा कि 4,000 यूनिट 3,50,000 की है, तो 400 कितने की होंगी, और फिर हमारे पास आ जाएगा COGS, तो 350 माइनस 35,000, ये आ गया 3,15,000। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है आपसे सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट 5 रुपए, जितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं उसके बेसिस पे लगाया जाएगा, ये आ गया आपका 18,000, और 315 प्लस 18 आपका आ गया 333। ओके, इसके बाद में सेल प्राइस पर यूनिट दे दिया 125, तो 125 के हिसाब से 3,600 यूनिट देख लीजिए कितने में बिकेंगी, 4,50,000, और बैलेंसिंग फिगर आपका हो गया प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल सी कॉस्ट शीट थी, कुछ नहीं। अब इसे पर यूनिट पूछा है, एक जगह पे बच्चे एग्जाम में लिखने में दिक्कत कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए,
रॉ मटेरियल आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, सीओजीएस दिस इज दिस। देखिए यहां जो ऊपर की यूनिट है इन्हें डिवाइड किया जाएगा 4000 यूनिट से, पर यूनिट पर आने के लिए, और ये सब 4000 से डिवाइड किया जाएगा। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो पर यूनिट शो नहीं होगा। इसके बाद में जो अब आगे बढ़ेंगे तो यहां 3600 से डिवाइड होगा, 3600, और ये पर यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक से ऊपर जितनी यूनिट बनती है उनसे डिवाइड करके पर यूनिट पे पहुंचेंगे, और बाद वाले में जितनी यूनिट सोल्ड होती है उससे, और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की पर यूनिट वैल्यू शो करने की कोई भी नीड नहीं है। ओके, इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर ये क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक दे देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे देते हैं, इसमें रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स तीनों का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बाद में मटेरियल कितने में खरीदा वो बता दिया, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन खुद बता रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल। मतलब अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये वाला तो आप सोचिए 5 या 10 मार्क्स में है तो आपकी पॉकेट में फ्री के मार्क्स है। तो बहुत अच्छा एक ये चैप्टर है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, 1 बाय 1 में करता जाता हूं, आप लोग कैलकुलेटर पे ही जोड़ते जाइए, बताते जाऊंगा, फिर आंसर देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद में हम वेजेज पेड को जोड़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे, ये आ गई ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को जोड़ेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसके अंदर एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ये जुड़ जाएंगे, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ओपनिंग फिनिश गुड्स जुड़ेगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस हो गया, ये सीओजीएस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़े, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, सेल लिखी, बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट निकल आया। तो 5 से 10 नंबर में आपको मिल सकता है और बहुत ज्यादा आसान है। तो ये हमारे पास आ गया ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग क्लोजिंग, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, ओपनिंग क्लोजिंग, सीओजीएस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, सेल, खत्म। 5 मार्क्स इसमें आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3। अर्नव इंस्पेट उद्योग had the following expenditure for the year 31st March 2020। ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे पूरा का पूरा, ये एक इन्होंने बड़ा क्वेश्चन बनाया, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश की है कि जो जो चीजें हैं वो हमारे पास इन्होंने लिख ली। तो अगर आप देखेंगे टोटल 30 आइटम्स इन्होंने यहां पर दिए हुए हैं। ओके, इनमें से हमें बस चुन चुनकर कॉस्ट शीट के अंदर भरना होगा। मांग क्या कह रहा है जरा देखिए, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर 86,000। ये जब आपके फैक्ट्री ओवरहेड लिख के फैक्ट्री कॉस्ट, फिर क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखेंगे, उसके बाद में माइनस करके दिखा देंगे। फ्रॉम द अबव डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अर्नव शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस एंड कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, तो ये सारे आइटम हमें 1 बाय 1 उठाने हैं। देखिए इन्होंने जो स्टॉक हैं वो सबसे लास्ट पॉइंट में दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का, ओपनिंग क्लोजिंग, ये स्टॉक आ गए। तो स्टॉक हम यहां से पुट करेंगे। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं 1 बाय 1 एक एक चीज क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। देखिए रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ओपनिंग जुड़ जाएगा, क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जीएसटी पेड ऑन अबव परचेज 18% एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता तो ये मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ जाता, तब मैं मटेरियल परचेज लिखता 11 करोड़ 80 लाख का, तो 11 करोड़ 80 लाख का लिखता, या रॉ मटेरियल परचेज के नीचे ही जीएसटी को ऐड करके दिखा देता। इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो अब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फ्रेट इनवार्ड आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं और आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट में भी जोड़ सकते हैं, दोनों पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वेजेज पेड टू फैक्ट्री वर्कर फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा है। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड ईएसआईएस,
ये सैलरी जो दी जा रही है या वेजेस जो दी जा रही है उसी के अंदर ऐड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं मटेरियल के अंदर जीएसटी वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, वो जीएसटी वाला पॉइंट डाल दिया। पीएफ और ईएसआई के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो हमने लेबर में पढ़ा था, वो यहां पर ऐड कर दिया। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर जुड़ जाएगा। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो रॉयल्टी दी जाती है वो रॉयल्टी आप फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिख सकते हैं। एक होती है रॉयल्टी ऑन परचेज, तो रॉयल्टी ऑन परचेज होगी तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में ली जाती है। कई बार रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन को भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं, वैसे फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा ही यहां पर बन जाएगा। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ प्रोडक्शन, तो हमने कुछ मोल्ड्स खरीदे हैं, ऐसी चीजें लिखी होंगी, मोल्ड्स, जिग्स, तो ये सब चीजें लिखी होती हैं। क्या होता है फैक्ट्री के अंदर ना डाई बनती है, जैसे कि मेरे को इस कैलकुलेटर को शेप देनी है तो एक डाई बन जाएगी, उस डाई के अंदर क्या होगा प्लास्टिक जाएगा और इस शेप में कैलकुलेटर निकलकर प्लास्टिक इस शेप में जाके जम जाएगा। तो डाई होती हैं, मोल्ड्स होते हैं, जिग्स होते हैं, इस तरह की चीज मिले तो ध्यान रखिए वो फैक्ट्री ओवरहेड की छोटी छोटी मशीन है। तो 2 years है तो 1/2 इसका आ जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल का चाहिए। जॉब चार्जेज पेड टू जॉब वर्कर फैक्ट्री ओवरहेड। स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, एक होते हैं कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स को कई बार डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख लेते हैं, कंज्यूमेबल्स को कई बार फैक्ट्री ओवरहेड में लिख लेते हैं। दोनों जगह पे कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नीचे नोट जरूर डाल दीजिए, जिस चीज में कंफ्यूजन हो उसके लिए नोट्स डाल दीजिए। ओके, इसके बाद में डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। ऑफिस बिल्डिंग का है तो एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी। डिलीवरी वैन्स, तो जो डिलीवरी जिन गाड़ियों से होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा कि प्लांट एंड मशीनरी कभी भी लिखी हुई है क्वेश्चन साइलेंट है तो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री के अंदर मानी जाएगी। इसके बाद में सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बन जाएगी, फैक्ट्री में होते हैं सुपरवाइजर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी की है, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल ऑफिस बिल्डिंग की है तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं तो डायरेक्टर्स के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा वो एडमिन ओवरहेड का पार्ट बनेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का जो इंश्योरेंस करवाया है वो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद में एक्सपेंसिव पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, जब फैक्ट्री ओवरहेड आप जोड़ लेंगे फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंस जोड़े जाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल सीधे जाकर ऐड हो जाएंगे। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ वहीं पर ऐड हो जाएगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल के नीचे आ जाएगा। एक्सपेंसिव पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ये फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। एक्सपेंसिव पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, अब जरा देखिए एक्सपेंसिव दिए जा रहे हैं फैक्ट्री के काम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड काम है। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन कंट्रोल वाले, फाइनेंस वाले और सेल वाले, ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जोड़ सकते हैं या एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जोड़ सकते हैं। फाइनेंस वाला एडमिन में आएगा लेकिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आएगा। सेल और मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। जनरल मैनेजर की सैलरी एडमिन में जाएगी बट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन में। पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी तो जुड़ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जब आप क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जोड़ेंगे वहां पर। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये आपका चला जाएगा सेकेंडरी पैकिंग में, ये कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेज पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, तो जो फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट वगैरह होता है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। कई जगह पे हमने देखा है कॉस्ट शीट के अंदर कि इंटरेस्ट को भी कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं, तो इंटरेस्ट को जनरली कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल आइटम है, फाइनेंशियल आइटम को कॉस्ट का हिस्सा नहीं माना जाता। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, यानी डिवेंचर वगैरह या कोई हमने ओडी लिमिट उठा रखी होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहा होगा, उसके लिए कह रहे हैं। तो इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज को आप इग्नोर कर सकते हैं और अगर लिखना है तो एडमिन के अंदर आप लिख सकते हैं। यहाँ इंटरेस्ट के साथ फाइनेंस चार्ज भी लिखा हुआ है, फाइनेंस चार्ज कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं बनता। तो एक हिस्सा कॉस्ट का पार्ट बनने वाला है, एक हिस्सा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने वाला, तो एक को कंसीडर कर सकते हैं और एक को नहीं।
ऑडिटर्स की फीस एडमिन में जाएगी, लीगल एडवाइजर एडमिन में जाएंगे, डायरेक्टर्स एडमिन में जाएंगे, सेल स्टाफ को जो बोनस दिया है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप को फैक्ट्री ओवरहेड के बाद रिसर्च डेवलपमेंट ये सब लिखकर वहां पर माइनस कर देंगे और आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन में से जरा देखिएगा, इसे आप पूरा देख लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। रॉ मटेरियल ले लिया, फ्रेट इनवार्ड जोड़ दिया, ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया, डायरेक्ट लेबर ले ली, फैक्ट्री वर्कर्स को जो वेजेज दी है और उनको जो ईएसआई वगैरह दिया है और उनको बोनस दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इन्होंने रॉयल्टी पेड को डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर भी कंसीडर किया जा सकता है। पावर एंड फ्यूल को ले लिया, मोल्ड्स एंड पैटर्न को ले लिया, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स को ले लिया। ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखे गए हैं। बच्चा चाहे तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ले सकता है, नीचे नोट डाल दे। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या खर्चा डायरेक्ट है एक्सपेंस में है और क्या नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, किसी चीज के नाम से कभी आप ये नहीं जान सकते कि वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसका प्रोडक्शन के साथ जो रिलेशन है उससे पता चलता है। अगर जैसे मैं बात करूं कि मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूं, ठीक है, हर कैलकुलेटर बनाने पर इसका जो डिजाइन है उस डिजाइन की मुझे रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो हर कैलकुलेटर के प्रोडक्शन पर रॉयल्टी पे होगी, तो तय हो गया कि रॉयल्टी जाएगी पर कैलकुलेटर 5 रुपए। तो पर कैलकुलेटर 5 रुपए रॉयल्टी जा रही है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, हर कैलकुलेटर पे 5 रुपए खर्च होंगे, सीधा खर्चा हो गया। तो कोई भी कैलकुलेटर बनाए हम कह सकते हैं 5 रुपए खर्च हुए। अच्छा, मैं इसकी रॉयल्टी तय कर दूं कि 1 करोड़ रुपए रॉयल्टी मैं दूंगा, मैं कितने भी कैलकुलेटर बनाऊं। अब सोचिए, ये रॉयल्टी भी प्रोडक्शन के लिए, उसी डिजाइन के लिए, पर मैंने तय क्या किया कि मैं कितने भी कैलकुलेटर बनाऊं 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब मैं उस 1 करोड़ रुपए को डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकता। एक कैलकुलेटर बनने पर मैं ये नहीं बता सकता कि रॉयल्टीज की कितनी हुई, ये तो मुझे तभी पता चलेगा जब एनुअल प्रोडक्शन आएगा। तो ये इनडायरेक्ट खर्चा हो गया क्योंकि कॉमन एक्सपेंस है और इसको मैं सीधे प्रोडक्ट से लिंक नहीं कर पा रहा हूं जी। इसके बाद में हमारी फैक्ट्री ओवरहेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ले लिया, डेप्रिसिएशन ले लिया, प्लांट मशीनरी का, बिल्डिंग का, रिपेयर मेंटेनेंस ले ली, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका प्लांट एंड मशीनरी का हो, फैक्ट्री बिल्डिंग का हो, रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी स्टॉक का हो, वो यहां पर आ जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है रॉ मटेरियल के स्टॉक का भी और डब्ल्यूआईपी का भी, तो 2 स्टॉक का एक साथ दिया हुआ है। रॉ मटेरियल के स्टॉक का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस में या फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर लिख सकते हैं। डब्ल्यूआईपी का जो इंश्योरेंस है, डब्ल्यूआईपी का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन सकता है। दोनों को एक साथ दिया है तो ऊपर या नीचे कहीं भी रखा जा सकता है। वैसे इंश्योरेंस खर्चा जनरली फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही रखा जाता है, तो इंश्योरेंस लिखा हुआ मिले तो फैक्ट्री ओवरहेड में ही आप चार्ज करें। सुपरवाइजर की सैलरी, पॉल्यूशन कंट्रोल के खर्चे, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई ग्रॉस, ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर क्वालिटी कंट्रोल के जो खर्चे थे हमारे पास 2 वो लिख दिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिख दिया, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो आपने फैक्ट्री वर्क के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिए थे वो, जो आपने प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर को सैलरी दी थी वो। इसके बाद में जो रियलाइजेबल वैल्यू थी माइनस हो गई, प्राइमरी पैकिंग ऐड हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग ऐड कर दीजिए, सीओजीएस आ गया। अब एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का, रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल जो डायरेक्टर्स ने यूज किए थे, सैलरी मैनेजर की जो फाइनेंस एंड अकाउंट देखता है, जो जनरल मैनेजर है, ऑडिटर है, लीगल फीस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गई, मैनेजर्स की सैलरी आ गई, उनका बोनस आ गया, सेल स्टाफ का ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डिलीवरी वैन्स का खर्चा आ गया और सेकेंडरी पैकिंग यहां पर शो कर दी। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज को यहां पर लास्ट में दिखा दिया। आप इसको नोट लिखकर लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये सीधा आप नोट यहां पर दे सकते हैं। क्वेश्चन ने कह दिया कि जो जीएसटी पेड है परचेज पर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, आप यहां पर इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज के लिए भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है तो आप इस बात को समझें कि इन्होंने ये जो नया क्वेश्चन ऐड किया है इसके अंदर मैक्सिमम आइटम्स लिखे हैं। ये किस लिए लिखे हैं कि आपको जो सजेस्टेड आंसर मिलेगा आईसीआई का, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बात बताता हूं, आईसीआई किसी भी चीज को इन्वॉल्व करता है या हटाता है, हम सबको पता है कि इंटरेस्ट चार्ज कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। रिकॉन्सिलेशन भी हम बनाते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट पेड को अलग से लिखा जाता है क्योंकि इंटरेस्ट पेड कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने ये सारी चीजें दे दी, तो अब हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो स्टेटमेंट है इसका ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ सकता, 10 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, लेकिन इन्होंने इसके अंदर इतने सारे आइटम दे दिए हैं कि उनके कुछ कुछ आइटम एग्जाम में आपको दिए जाएंगे। अब आपको क्या करना है,
आपको ध्यान रखना है कि एज पर ICAI स्टडी मटेरियल रॉयल्टी प्रोडक्शन पे पेड हो तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेना है, रॉयल्टी परचेज पे पेड हो तो भी ले लेना है। वैसे जनरली क्या रहता था पुराने पैटर्न में, रॉयल्टी अगर परचेज पे दी जाती थी तो रॉयल्टी आती थी आपकी डायरेक्ट में, और अगर रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड होती थी तो वहां पे मेंशन कर देते थे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। पावर फ्यूल डायरेक्ट में आएगा। मोल्ड्स एंड पैटर्न जनरली डेप्रीशिएशन के नाम से फैक्ट्री ओवरहेड में लिए जाते थे, लेकिन यहां पर रखे जाएंगे। जॉब चार्जेज अगर दिए जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट में रखे जाएंगे। तो ये 4 आइटम ऐसे हो गए कि अगर एग्जाम में आपको मिलते हैं तो डायरेक्ट में लिखने हैं। आप लोगों ने जहां भी क्लास ली हो, किसी से भी क्लास ली हो, सभी ने ये लिखवाया होगा कि रॉयल्टी डायरेक्ट में माननी है। पावर एंड फ्यूल को फैक्ट्री ओवरहेड में या डायरेक्ट में कहीं भी ले सकते हैं, जनरली फैक्ट्री ओवरहेड लिखवाते हैं टीचर। मोल्ड्स एंड पैटर्न या जिग्स को फैक्ट्री ओवरहेड लिखवाते हैं। जॉब चार्जेस का कभी जनरली कॉस्ट शीट में पहले जिक्र नहीं आता था। अब ये सारे आइटम आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख के आने, क्योंकि सजेस्टेड आंसर यहां से उठ के बनता है। इसके बाद में आपके पास में स्टोर से रिलेटेड खर्चा होगा तो वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ये कंफ्यूजन वाले सिर्फ पॉइंट हैं, इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइए, इसमें बहुत सारे आइटम कवर करे हैं और एग्जाम में इनमें से कोई भी आइटम आएगा तो अकॉर्डिंगली जैसे ICAI मॉड्यूल बोलता है वैसे ही लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज आएगा तो हम कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं। आपने पूरी कॉस्टिंग में यही पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा हो यही बताते हैं। लेकिन अब अगर कॉस्ट शीट के अंदर आ जाए इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज और लिखा हुआ है फॉर नॉन इक्विटी फंड, तो अगर नॉन इक्विटी फंड के लिए इंटरेस्ट चार्ज दिया गया है, फाइनेंस चार्ज दिया गया है, तो नॉन इक्विटी फंड के लिए होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। और ऐड भी कहां पर करेंगे, पूरी कॉस्ट निकालने के बाद सबसे लास्ट में। तो ये ऐसे नए पॉइंट हैं जो एग्जाम में आपको अब मिल सकते हैं, और ये मई 2021 ऑनवर्ड्स के लिए बनाया गया क्वेश्चन है। तो मई 2021 एंड ऑनवर्ड्स में क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है या इसके कुछ पार्ट आपको मिल सकते हैं जी। कुछ बच्चे यहां पर डाउट पूछ रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल NWIP ऊपर क्यों नहीं लिया, वो मैंने मेंशन कर दिया कि इंश्योरेंस आएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में लीजिए। फिर दूसरा लिखा हुआ है इंश्योरेंस एंड मटेरियल NWIP, यानी WIP का भी इंश्योरेंस है और मटेरियल का भी। तो जनरली इंश्योरेंस को फैक्ट्री ओवरहेड में ही कवर करना है। इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना गया, मटेरियल की कॉस्ट में इंश्योरेंस की कॉस्ट नहीं जोड़ी गई। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आपके यहां तक आने के खर्चे, स्टोर तक आने के खर्चे रॉ मटेरियल कंजम्पशन में जाते हैं तो कैरीज इनवर्ड है, कुछ चीजें वो सब आ जाएगा। स्टोर में जाने के बाद के जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। तो जो इंश्योरेंस पार्ट है स्टोर का वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। स्टोर कीपर की सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी। इस तरीके से स्टोर में आने के बाद के जो खर्चे, स्टोर का रेंट, स्टोर का इंश्योरेंस, स्टोर में रखे हुए सामान का इंश्योरेंस, स्टोर कीपर की सैलरी, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे। स्टोर तक आने के खर्चे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इसके बाद में बच्चा पूछ रहा है दिस एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर हम अलग अलग एजम्पशन लेते हैं तो आंसर अलग अलग होगा। बिल्कुल, आप इस बात को समझिए कि जो सजेस्टेड आंसर है वो ICAI मॉड्यूल से ही बनेगा। तो ICAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली ही एग्जाम में सॉल्यूशन करें, ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा हाँ, हर्षित अग्रवाल पूछे अगर सर नॉन इक्विटी फंड मेंशन ना हो तो क्या करना है। बेटा अगर नॉन इक्विटी फंड मेंशन नहीं है तो आपको इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना और नीचे लिख देना है इंटरेस्ट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 ही क्वेश्चन है स्टडी मैट के अंदर इसके बाद है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। The books of Adarsh Manufacturing Company present the following data for the month of April. Direct labor 17,500। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। Being 175% of works overhead। अब जरा देखिए, लेबर इक्वल टू 17,500 इक्वल टू 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये वन यहां पर आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू 17,500 डिवाइडेड बाई 175% 10,000। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड हो गए
10,000, डायरेक्ट लेबर यहां पर आ गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस 56,000, इसका मतलब हमें एडमिन एक्सपेंस सीओजीएस के बाद लेने हैं। कह रहे हैं सीओजीएस एडमिन एक्सपेंस के बिना, एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंस, तो एडमिन एक्सपेंस सीओजीएस के बाद आएंगे। 56,000 हमारा आया है, ये इन्होंने बता दिया। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, सेलिंग एक्सपेंस दे दिए, जनरल एडमिन एक्सपेंस दे दिए, सेल फॉर द मंथ दे दी, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये मटेरियल परचेज को गायब कर देते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर से ऊपर की वर्थ नहीं रखता, देखिएगा। अब यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज की आपको वैल्यू निकालनी है और फिर कॉस्ट शीट आपको बनानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपके पास देखिए, आपके पास सीओजीएस है, सीओजीएस तक कैसे पहुंचेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देखिए यहां मैं लिखता हूं ओपनिंग आरएम प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आरएम रॉ मटेरियल प्लस वेजेज, ये प्राइम कॉस्ट आ गई, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये आगे कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। एडमिन नहीं जोड़ना क्योंकि एडमिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग एडमिन है, ओके। ये हमारे पास आ गया सीओजीएस, इसका आंसर है 56,000। आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स पता है, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पता है, ओपनिंग पता है, फैक्ट्री ओवरहेड पता है, वीजीजी पता है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल पता है, आपको सिर्फ परचेज नहीं मालूम। तो बाकी सारी फिगर रखेंगे, परचेज आपके पास निकल जाएगी। आप चाहो तो स्टेटमेंट भी बना सकते हो। स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा जरा देखिए। स्टेटमेंट बनता है उल्टा, हम सीओजीएस से शुरू करेंगे, उल्टे से शुरू करेंगे। उल्टे से शुरू करेंगे तो जो प्लस करने वाले आइटम है वो माइनस होंगे और जो माइनस करने वाले आइटम है वो प्लस होंगे। तो सीओजीएस से जस्ट पहले सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है तो उसको यहाँ पे ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच गए। इसके बाद में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड कर दो, ओपनिंग को माइनस कर दो, वर्क कॉस्ट पे पहुंच गए। इसके बाद में आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, प्राइम कॉस्ट पे पहुंच गए। डायरेक्ट लेबर माइनस हो जाएगी, यहाँ पर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम पे पहुंच गए। ओपनिंग स्टॉक को जोड़ा होगा, क्लोजिंग को माइनस किया होगा, तो क्लोजिंग को जोड़ दो और ओपनिंग को माइनस कर दो और ये आपके पास वैल्यू ऑफ मटेरियल आ जाएगी। तो आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन में सिंपली आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन में सिंपली आप लिखेंगे सीओजीएस इक्वल टू ये पूरा ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल प्लस वेजेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड इक्वल टू 56,000। सबकी वैल्यू रखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट शीट बनानी है। रॉ मटेरियल परचेज आपके पास नहीं था, वो आपको मिल गया। मैंने कहा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं परचेज आ जाएगा। आपके पास रॉ मटेरियल परचेज नहीं था, वो आ गया, कॉस्ट शीट पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। और जब इसके बाद है हमारे पास From the following particulars you are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industry। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स 10,000 यूनिट ओपनिंग है ये बताया। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का। फिनिश गुड्स की वैल्यू गायब करी हुई है, कोई बात नहीं, इसका मतलब फिनिश गुड्स की वैल्यू हमें निकालनी है। और ये क्वेश्चन ओपनिंग फिनिश गुड्स के साथ है, तो अगर ओपनिंग फिनिश गुड्स के साथ है तो फीफो, लिफो या वेटेड एवरेज 3 मेथड है। लीफो जनरली हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो फीफो और वेटेड एवरेज के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। मटेरियल चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वहां फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज तीनों मेथड है। उसके अलावा पूरी कॉस्टिंग के अंदर लीफो मेथड कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया गया है जी। इसके बाद में रॉ मटेरियल परचेज दे दिया, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल दे दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। वेजेज पेड टू प्रोडक्शन वर्कर, एक्सपेंसिव पेड फॉर यूटिलिटीज फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, और ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ को दिया है तो एडमिन का ही हिस्सा बनेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ना सोचें, सेलिंग एक्सपेंस यहां पर दे दिए, ओके। मशीन आवर्स वर्क 21,600, मशीन आवर रेट 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड 172,800। यूनिट सोल्ड है 1,60,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड है 1,94,000। अब जरा देखिए, आपके पास जो यूनिट सोल्ड है, ओपनिंग यूनिट थी 10,000,
प्रोड्यूस्ड हैं 194, तो टोटल यूनिट आपके पास हो गई 2,04,000। ओके, इसमें से आपने 1,60,000 यूनिट सोल्ड कर दी, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा 40,000 यूनिट का। तो 40,000 यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगी, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। इसके बाद में डिजायर्ड प्रॉफिट है 15% ऑन सेल, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल को आप 85% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेल वैल्यू निकल आएगी। 15% सेल पर प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल 85% ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके लिए वर्किंग नोट बना दिया, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। और वर्किंग नोट है कहाँ इनका, सॉरी मैं किसी दूसरे पे पहुंची। हाँ, रॉ मटेरियल परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंजम्पशन आ गई, वेजेज पेड टू वर्कर्स आ गया, एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटी डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया। इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड में ले सकते हैं। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर दे दिए। इसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग WIP आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ओपनिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स आ गई। यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब पॉइंट इज जिसके मेथड कौन सा लगाना है। अगर आप आके देखें तो क्वेश्चन ने हमें यहां पर कहीं पे मेंशन नहीं किया कि भैया हम स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फीफो लगाएंगे, लीफो लगाएंगे, वेटेड एवरेज लगाएंगे। तो हमारे पास दो मेथड हैं, फीफो और वेटेड एवरेज। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाना है। अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई भी मेथड लगाएं, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। रीजन बीइंग, ऐसी सिचुएशन में सजेस्टेड आंसर दो आएंगे, एक आएगा एज पर फीफो सजेस्टेड आंसर, एक आएगा एज पर वेटेड एवरेज सजेस्टेड आंसर। दो आंसर एग्जामिनर ऐसी सिचुएशन में देते हैं जी। अब जरा देखिए, यहां पर मैं आपको फीफो से भी बता रहा हूं और वेटेड एवरेज से भी बता रहा हूं कि किस तरह से वैल्यूएशन की जाएगी। अगर हम लगाते हैं फीफो, ओपनिंग यूनिट हैं 10,000 और प्रोड्यूस्ड हुई हैं 1,94,000। 1 मिनट, 1,94,000 प्रोड्यूस हुई हैं, मैंने गलत लिखा था, ये 44 है। हाँ, ये 44 है। 1,94,000 प्रोड्यूस हुई है, 10,000 ओपनिंग, 160 बिक गई। ठीक है, अब ये देखिए, प्रोड्यूस्ड हुई थी 194 और क्लोजिंग स्टॉक में है 44 आएंगी, 44,000, 160 बिक गई। ओके, अब जरा देखिए, अगर आप जाते हैं फीफो मेथड से तो क्या करेंगे हम ये मानेंगे कि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये सोल्ड हो गया। ठीक है, और हमने जो बनाया था 183,78400, इतने पैसे खर्च करके 1,94,000 यूनिट हमने इस साल बनाई है, ये वाली ओपनिंग सोल्ड हो गया। इसमें से 44,000 यूनिट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई है। 1837,8400 डिवाइडेड बाई 194 मल्टीप्लाई बाई 44,000, ये आपके पास आ गया 4168297। तो ये हमारे यहां पर मैच हो गया। यहां पर मैच हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन फीफो से सॉल्व किया गया है। ओके, अच्छा, आप अगर देखेंगे तो यहां पर स्टॉक की वैल्यूएशन 94.73 से करिए, जबकि इसकी कीमत 94.73 और आगे कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट की वजह से यहां और यहां वैल्यू का फर्क है, तो इतना थोड़ा बहुत फर्क चलता है। मेरा सजेशन आपको यह है, आप इसी तरह से निकालें, एक्यूरेट फिगर निकालें। ओके, अब दूसरा, अगर हम लगाते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज लगाते हैं तो बड़ा सिंपल होगा। ओपनिंग स्टॉक 960 प्लस करंट प्रोडक्शन 183,78400 डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स 10,000 ओपनिंग और 194 करंट, एक यूनिट की कीमत आ जाएगी आपके पास, तो 9,60,000 प्लस 183,78400, 1,933,8400, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टोटल स्टॉक की। टोटल स्टॉक डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट 2,04,000, वैल्यू आ गई, इसको मल्टीप्लाई करिए 44,000 यूनिट से इंटू 44,000, ये आ गया 4171,027। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो वेटेड एवरेज या फीफो आप कोई भी लगा सकते हैं, एग्जामिनर ने नहीं बनाया तो आप कोई भी लगा कर आइए, सजेस्टेड आंसर दो तरह से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में ऑफिस, ट्रेवलिंग, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट जोड़ा, काम खत्म हो गया। प्रॉफिट कैसे निकाला ये भी बता दूं मैं आपको।
185,89,280 हमारी कॉस्ट है, ये सेल्स। सेल का प्रॉफिट है 15%, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल सेल का 85% होगा। तो आप इसको 85% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेल निकल आएगी 185,89,280 डिवाइड बाई 85%, ये आ गई 218,69,741। ओके, बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ गया। इसके बाद में हमारे पास बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा है, थर्ड क्वेश्चन आरटीपी में कई बार आ चुका है, एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, किसी भी दिन एग्जाम में आपको ये रखा हुआ मिलेगा। देखिएगा, ए लिमिटेड कंपनी हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एवरी मंथ, ये इसकी कैपेसिटी दी हुई है। इट्स वर्क कॉस्ट सीधे बताने हैं, एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एट गिवन 10, 20, 30। तो अगर आपका लेवल 10% है, यानी अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो, 20,000 यूनिट बनाते हो, ऐसे करते करते अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हो, तो वर्क कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी आ गया। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड सब जुड़ चुका है इसमें, सीधे वर्क कॉस्ट दे दी। तो वर्क कॉस्ट तक ये क्वेश्चन गिवन है। इसके बाद में कह रहे हैं फिक्स्ड एडमिन 150 है, फिक्स्ड मार्केटिंग 250 है, द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 30 रुपीज पर यूनिट है। ओके, तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में एडमिन जोड़ देंगे, सेलिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल कोई भी हो, दोनों ही ऐड होंगे। इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट एट 500 पर यूनिट, पूरा 100% आउटपुट बेच सकता है, यानी पूरी 1 लाख यूनिट बेच सकता है 500 रुपए के हिसाब से, प्रोवाइडेड इट इनकर्स द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग ₹30 पर यूनिट ऑफ सेल। देखिए 1 लाख यूनिट बेचनी है, कह रहे हैं कि 30 रुपए का गिफ्ट दो इसके साथ, तो 30 लाख का खर्चा आपको ये करना पड़ेगा। इट हैज लक्की ड्रॉ एवरी मंथ, हर महीने लक्की ड्रॉ निकालिए, जिसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और 3 कंसोलेशन प्राइज दिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्राइज 50,000 का, सेकंड प्राइज 25,000 का, 75,000, 10,000 का थर्ड प्राइज, 85,000, 3 कंसोलेशन 5,000 के, तो 15,000 रुपए हो गए। तो 1 लाख रुपए टोटल प्राइज के बन गए आपके। इट स्पेंड 1 लाख ऑन रिफ्रेशमेंट, 1 लाख रुपए ये खर्च करो। इट स्पॉन्सर अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ, तो एक प्रोग्राम जो हर हफ्ते आता है उसको पर मंथ 20 लाख रुपए देके उसको स्पॉन्सर कर दो। जैसे मान लीजिए कोई आता है कौन बने करोड़पति, तो वहां पर लिखा होगा थम्स अप प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, तो थम्स अप प्रेजेंट जो होता है वो स्पॉन्सरशिप के पैसे 20 लाख चले जाएंगे। तो आप अपना 100% यानी पूरी 1 लाख यूनिट बेच सकते हो 500 रुपए के हिसाब से। आपको ये खर्चे करने पड़ेंगे ऊपर वाले खर्चों के अलावा, फर्दर एक्सपेंडिचर। तो 30 लाख, 1 लाख रुपए ये, 1 लाख रुपए और 20 लाख रुपए ये। इट कैन मार्केट 30% ऑफ इट्स आउटपुट, अदरवाइज आप 30% सामान बेच पाएंगे। 30% सामान हुआ 30,000 यूनिट, 550 पर यूनिट के रेट से, विदाउट इनकरिंग एनी ऑफ ए टू डी। तो ए से डी तक अगर खर्चे नहीं करने तो सिर्फ 30,000 यूनिट आप बेच पाओगे, तब प्राइस 550 होगा, वैसे 500 रुपए का प्राइस होगा। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एट 30% एंड 100% लेवल। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। देखिए वर्क कॉस्ट यहां पर दे दी इसकी, 30% लेवल पे वर्क कॉस्ट है 380 और 100% पे है 310। यहां से क्वेश्चन शुरू होगा, ये देखिएगा बहुत ही आसान हो गया, किसी भी दिन एग्जाम में सीधा सीधा आ जाएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ये देखिएगा वर्क कॉस्ट यहाँ 380, 30,000 यूनिट पर, 1 लाख पर 310, ये वर्क कॉस्ट आ गई 1 करोड़ 14 लाख, 3 करोड़ 10 लाख। फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस 150, 150, फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस 250, 250, वेरिएबल 30 रुपए पर यूनिट है, तो 30,000 यूनिट पे 9 लाख और 1 लाख यूनिट पे 30 लाख। यहां पर ए से डी तक का कोई खर्चा नहीं होगा, यहाँ 30 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 20 लाख खर्च होंगे। ये टोटल कॉस्ट आ गई, यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गई, यहाँ 550 से बिकेगा, यहाँ 500 से, ये सेल प्राइस आ गया, ये आ गया, ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल कर आ गई। क्वेश्चन खत्म। तो ये पूरा हमारा कोस्ट शीट था, बहुत ही सिंपल सोवर सा चैप्टर था और इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं था, कोई खास डाउट वगैरह भी इसके अंदर नहीं बनते। एक बार पूरा चैप्टर आराम से पढ़िए, आपसे हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कल शाम को हम फिर से 7 बजे मिलेंगे और आपका कल होगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड मेथड, नॉन इंटीग्रेटेड मेथड कवर करेंगे, प्लस रिकॉन्सिलेशन भी कवर होगा, उसी के अंदर रिकॉन्सिलेशन भी दिया हुआ है। तो कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इवनिंग में 7 PM पर। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, सारे के सारे क्लास होने के नोटिफिकेशन सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगी। तो इसमें कोई आज हमें डाउट सेशन का मेरे को नहीं लगता कुछ है, तो डाउट सेशन हम लोग नहीं ले रहे आज, क्योंकि इसे आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। फिर भी कोई छोटा मोटा किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, वैसे इसमें कोई डाउट मतलब नहीं बनता। रिंकू बिलानी पूछ रहे हैं कि आपके पास कॉस्टिंग की कंपाइलर है क्या? कॉस्टिंग की कंपाइलर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दीपक दीक्षित कह रहे हैं टेस्ट में डाउट है, बेटा टेस्ट के जो डाउट है वो आपको खुद सोल्व करने पड़ेंगे, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए यहां पर कवर कर पाना। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या आप ये नवंबर के लिए फिर से करवाएंगे रिवीजन? उस टाइम भी होगा, बहरहाल अभी का तो अभी करिए, नवंबर के हर अटेम्प्ट में ही करवाते हैं हम लोग। जी, एक बच्चे कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड और मार्जिनल का रिवीजन पहले करा दीजिए। बेटा जो सीक्वेंस है सब उसी सीक्वेंस में चलेगा। आयुषी कतियार पूछ रही हैं कोर्स शीट के यही क्वेश्चन सफिशिएंट हैं और भी? बेटा आपने जिन भी टीचर से क्लास ली है उन्होंने आपको बुक दी होगी, उसमें आप करिए उससे, और जितने क्वेश्चन मैक्सिमम जहां से आपको मिले वहां से करिए। टेस्ट कहाँ मिलेंगे बेटा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, सीए नमित अरोड़ा या नमित अरोड़ा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। स्टॉक पर यूनिट कभी नहीं दिखाया जाता, तो आप लोगों को ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट कभी शो नहीं करना कितना है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है लाइक तो करते जाओ, अरे इस वीडियो को लाइक तो करते जाइए, तुरंत प्राइवेट होने वाली है अभी तो, वैसे तो कोई देख नहीं पाएगा लेकिन लाइक तो करते जाइए। पवन कह रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट हो तो बता दीजिए। बेटा ये जो स्टडी मैट है ये अपडेटेड है मई 21 के लिए, तो इस ये फुल्ली अपडेटेड है। एडमिन अगर साइलेंट होगा तो आपको मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तो बताया था, अगर क्वेश्चन में एडमिन साइलेंट है तो प्रोडक्शन यूनिट से या फैक्ट्री कॉस्ट से लिंक है तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और सेल यूनिट या सेल से लिंक है तो आपका नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके जी, यहां पर हम लोग खत्म करते हैं, सबको टाटा बाय बाय। कल हम लोग मिलेंगे 7 बजे कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टॉपिक के साथ। सबको टाटा बाय बाय।